हाँ, सो आज से हम क्लास 10 का इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारी दो बुक है, एक तो फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, ये दो बुक है और उसमें से हम इंग्लिश पढ़ेंगे एंड देन ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम जो राइटिंग पोर्शन है, ओके, लेटर, रिपोर्ट, डायरी, जो भी कुछ पूछा जाएगा, ओके, दोनों बोर्ड में तुम्हारा तो गुजरात बोर्ड है, लेकिन कोई सीबीएसई का स्टूडेंट आता है तो उसके लिए भी सेम ही रहेगा कंटेक्स्ट, यही दो बुक है। ओके, सो जो भी पूछा जाएगा पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंगली वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस और मैथ्स में तो मार्क्स लाने ही है, लेकिन इंग्लिश और एसएसटी में तो पर्टिकुलरली तुम वहाँ जितनी मेहनत करते हो ना, उससे कम मेहनत में स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश और एसएसटी वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम मेहनत करें। ओके, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे मतलब कि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आउट ऑफ आउट मार्क्स आ जाए। ओके, और आउट ऑफ आउट मार्क्स पॉसिबल है, तुम देख सकते हो या पूछ सकते हो या तुम इंटरनेट पर भी गूगल कर सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पहले 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। एक दो स्टूडेंट्स के नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में आए हैं। मतलब वो कब आएंगे, वो तुम्हारे 20 मार्क्स स्कूल के भी इंक्लूड है उसमें, और 80 मार्क्स का जो पेपर होगा वो वेरी इजी, बहुत इजी है, क्योंकि ग्रामर अगर तुम्हें सही आता है तो गलत होने के चांसेस नहीं है। ये लिटरेचर पोर्शन अगर स्टोरी तुम सही समझे हो, तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग सारे पता है और तुम नीट एंड क्लीन जो लिखना चाहिए वो लिख रहे हो, सो मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट वाला राइटिंग सेक्शन, वो भी कैसे लिखना है, कौन से फॉर्मेट में लिखना है, अगर सही सही किया तो मार्क्स, मतलब ये मैथ्स जैसा नहीं है कि तुमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया और फिर आंसर गलत आया। यहाँ पर तो स्टोरी है भाई, ये स्टोरी होगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। स्टोरी जैसे ही सारे चैप्टर्स है, वेरी इजी, बहुत इजी है। तो एम तो वही रखना है कि आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने हैं, मतलब 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने हैं। ओके, और वो 20 के लिए भी मेहनत करना। वो 20 मार्क्स कब स्कूल में से देंगे, जब तुम स्कूल की फर्स्ट एग्जाम, स्कूल की सेकेंड एग्जाम, स्कूल में जो भी होमवर्क दे रहे हैं वो, और स्कूल में तुम्हारी इमेज अगर 9th तक अच्छी ना हो तो 10th में अच्छी कर लेना। ओके, अच्छी ना हो इन द सेंस कि ऐसे होता है ना, कई टीचर्स के दिमाग में ऐसा होता है कि ये पढ़ते तो है लेकिन बहुत हल्ला करते हैं, तो ऐसी इमेज हो ना तो भी चलेगा, लेकिन वो पढ़ते तो है वाला रहना चाहिए। हल्ला करो ठीक है, लेकिन उसको कवर अप कर लो कैसे, पढ़ाई से। ओके, तो तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, जो भी स्कूल्स में एग्जाम होगी, पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, जितने भी एग्जाम हो उसमें मार्क्स आने चाहिए। स्कूल का होमवर्क अच्छे से करो, अच्छे बच्चे लगने चाहिए इमेज में। जब तुम्हारा ऐसे जब 20 में से मार्क्स जब मैम लिखने के लिए बैठे, मैम सर जो भी हो, तब ऐसा बोले कि भाई शिक्षा, ओके, आर्यन, तो उनके दिमाग में जो इमेज बनती है कि हाँ ये तो सारे क्वेश्चन के, सपोज क्वेश्चन बीच बीच में मैम क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन पूछे, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर दोगे तुम। सो कोई मीनिंग पूछेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हाँ ये आंसर देते हैं, डिसिप्लिन है, रोज आते हैं, और सपोज होमवर्क भी करते हैं, सब कुछ अगर सही इमेज हुई ना तो वो देंगे। ऐसा नहीं है नहीं देंगे, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 सबके मार्क्स कैसे आते? अगर 20 आउट ऑफ 20 स्कूल में से नहीं देते होते तो मार्क्स कैसे आते? तो देते हैं। ओके, देते हैं, पॉसिबल है। एम रखो, एम रखो। अब हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर हमारा, जिसका नाम है, बुक का नाम है हमारा फर्स्ट फ्लाइट। वो एक चैप्टर के नाम पर से नाम है। ओके, तो वो आगे हम चैप्टर देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट, वो चैप्टर के बेस पे ही बुक का नाम है। वैसे ही जो दूसरी बुक है उसका नाम भी चैप्टर में आता है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वैसा भी चैप्टर है और बुक का नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, तो अभी हम बात करते हैं हमारी पहली बुक की, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, अब फर्स्ट फ्लाइट, वो जब चैप्टर आएगा फर्स्ट फ्लाइट तब हम ये वर्ड का मीनिंग समझेंगे। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड।
ओके। मैंने लास्ट ईयर का जो वीडियो लेक्चर था वो शेयर किया था तुम लोगों के साथ, तो वो ग्रुप में शेयर किया, देखा था आर्यन? ओके, सो मैंने ग्रुप में शेयर किया था सुबह। सो वो भी तुम रेफर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो सेम ही है। हाँ, नई नई चीजें, नए नए मेथड्स, इनोवेशन होते रहता है। तो पहले का भी तुम्हारे पास पूरा, मतलब पूरे 10th का हमारा लास्ट ईयर का साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी सारे वीडियो हमारी चैनल पर है। हमारी क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उस पर सारे वीडियो अवेलेबल है। ओके, तो जब भी फ्री टाइम मिले तो तुम वो पढ़ सकते हो। सपोज यहाँ पर चैप्टर 1 चल रहा है, लेकिन चैप्टर 1 तुम्हारा हो गया और चैप्टर 2 तुम्हें स्टार्ट करना है, सो तुम उसमें से एटलीस्ट कर सकते हो। और एटलीस्ट उसमें डायरेक्ट ना देखे तो उसमें स्पीड का ऑप्शन आता है यूट्यूब पर, तो वो तुम स्पीड बढ़ाकर भी दे सकते हो। तो सपोज 1 आवर का वीडियो है तो आधे घंटे में भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा अगर 2x स्पीड रखो तो। ओके, तो तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाएगा। सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें लगे कि भाई यहाँ पे मुझे थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ओके, वो देख लो। और जहां पर तुम्हें फॉरवर्ड जाना हो कि अभी ये चल रहा है, इतना तो मेरा हो ही गया है, मुझे आगे का करना है, तो आगे का करने के लिए तुम वो चेक कर सकते हो। सारे प्लेलिस्ट ही बने हुए हैं। साइंस का अलग प्लेलिस्ट है, मैथ्स का अलग है, इंग्लिश एसएसटी का अलग है। ओके, एसएसटी का ये नहीं होगा जो हमारा गुजरात बोर्ड में होता है, तो एसएसटी का नहीं, एसएसटी का भी है। यस, एसएसटी का भी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स तो थे ही। ओके, सो एसएसटी का भी है, मतलब चारों सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट है, सो तुम वो रेफर कर सकते हो। अच्छा, चलो हम यहाँ आते हैं। हमारा पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। नाम देखे, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ओके, देखो, अ मतलब एक, लेटर मतलब जो हम पत्र लिखते हैं वो, तो किसको? भगवान को। किसको लेटर लिखा हुआ है? भगवान को। अब ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जिससे कि ये चैप्टर शो दिखाता है हमें कि एक बंदे का भगवान में कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है, वो दिखाता है ये चैप्टर। ओके, सो अ लेटर टू गॉड, हमारे ऑथर का नाम है जो हमें बुक में गिवन है। ओके, G.L. फ्यूंटस। ओके, G.L. फ्यूंटस, बट एक्चुअल में उनका नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटस। लेकिन तुम्हें पूरा नाम, ये तो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये नाम याद रखने की जरूरत है। बीच में एल आता है तो तुम एल रखना, बुक में एल मिसिंग है। ओके, सो G.L. फ्यूंटस, एटलीस्ट ये याद रखो, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, सो अब ये आया तो उससे बता दूं, हम ये लिटरेचर सेक्शन में कोई भी चैप्टर या कोई भी पोएम का, ये बुक का या अगली बुक का आंसर लिखे तो हमें ऑथर का नाम इंक्लूड करना है आंसर। ओके, इससे एक अलग ही इंप्रेशन आती है इवेल्युएटर के माइंड में। ओ भाई, इसको तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो ऑथर के नाम भी लिख रहा है, पोएम के नाम भी लिख रहा है। ओके, सो एक अलग इमेज बनती है इवेल्युएटर के माइंड में। अभी ये स्कूल की एग्जाम तो है नहीं, बोर्ड की एग्जाम दोगे तुम लोग। ओके, तो उनके माइंड में जैसी इमेज तुम्हारी पहली 5-10 मिनट में बन गई ना, तुम्हारा पेपर चेक करते हुए, पूरा पेपर चेक करते हुए वही इमेज रहेगी। फिर लास्ट, पहले तुमने गड़बड़ी की और लास्ट में बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन और एकदम आउट ऑफ आउट मार्क्स आए वैसा लिखा ना, तो भी वहां पे मार्क्स कटेंगे। और अगर पहला तुमने एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम अच्छा, जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है, फुल मार्क्स जिसमें आ जाए, वो लिखा, ओके, और बाद में अगर थोड़ी बहुत गलती भी हुई ना, वो गलती भी तुम्हारी छुप जाएगी इसमें, अच्छाई से बुराई थोड़ी छिप जाएगी। ओके, लेकिन पहले ही बुराई कर दी, बहुत गंदा कर दिया, नीट एंड क्लीन नहीं लिखा, तो एक इमेज बन जाएगी, यार इसको लिखना नहीं आता स्टूडेंट को ऐसे। सो प्रैक्टिस करो, लिखने की भी, राइटअप की भी। हाँ, राइटअप की प्रैक्टिस से याद आया कि हैंडराइटिंग, तुम्हारे हैंडराइटिंग अच्छे होने चाहिए। ओके, सो अगर तुम कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हो तो वो सही, तुम तो लिखते हो, मैंने देखा है। सो कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हो तो वो रीडेबल होना चाहिए। ओके, मैं प्रेफर करता हूं कि हम ऐसे ही, हमारा आंसर ऐसे ही, जैसे यहाँ बुक में हम पढ़ सकते हैं, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, तो वैसा ही हमारा भी होना चाहिए। मतलब ये
जिसको इंग्लिश आती है, जिसको भी इंग्लिश आती है, स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो बंदा ये पढ़ सकता है। लेकिन अगर कर्सिव में लिखा तो शायद जिसको पढ़ना नहीं आता, वैसे इवेल्युएटर को तो चेक करने के लिए रखेंगे ही नहीं, बट चांसेस है कि शायद उसको सब कुछ वो रीडेबल ना हो उसके लिए। तो अभी टाइम है, अभी ये प्रैक्टिस तुम जनवरी में करोगे वो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें अपने हैंडराइटिंग, अगर तुम कर्सिव में लिख रहे हो और तुम्हें ऐसा सिंपल में लिखना है तो अभी से प्रैक्टिस करो। तो आई प्रेफर दिस टाइप ऑफ राइटिंग, सिंपल राइटिंग, ओके, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट तो अभी तुम चेंज कर सकते हो तो कर लो अगर कर्सिव में लिख रहे हो तो। और अगर तुम ट्राई कर रहे हो, सपोज आज से ही तुमने ट्राई किया लिखना और फास्ट लिखना और वो लिख नहीं पा रहे हो और वहां पे हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, तो फिर छोड़ दो, बाद में छोड़ना, पहले ट्राई तो करो, एटलीस्ट 1 मंथ ट्राई करो, ओके, पूरा मई तक ट्राई करो कि लिखना फास्ट, स्पीड भी होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, तो वो लिखना ट्राई करो। 1 महीने में तुम्हें पता चल जाएगा। जब भी तुम कुछ लिखो, पेन जैसे हाथ में आए माइंड में आ जाना चाहिए, कर्सिव में नहीं लिखना है अभी के लिए, 1 महीने के लिए। जैसे ही पेन पकड़ो, कर्सिव में नहीं लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, लिखो, स्पीड ऑब्जर्व करो कि अच्छा कर्सिव में भी यही स्पीड में लिख सकते हैं, वैसे जनरली कर्सिव में फास्टर लिख सकते हैं, इसलिए तो कर्सिव राइटिंग है फास्टर लिखने के लिए, ओके। लेकिन हमें फिर ऐसा नहीं हो कि वो डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं ना, वो किसी को समझ में नहीं आता, सिर्फ वो मेडिकल वाले को ही समझ में आता है, तो वैसा हमें नहीं लिखना है, ओके। सो बेसिकली 1 मंथ तक एटलीस्ट ट्राई करो, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करेंगे हम। और अगर नहीं हो रहा है, कर्सिव में ही अच्छा निकल रहा है, सो फिर कर्सिव में लिखो, लेकिन कर्सिव एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो बाद की बात है, रीडेबल होना चाहिए, इन शॉर्ट जिसमें लिखना हो, लेकिन रीडेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसी को देंगे, सिंपल राइटिंग को ट्राई करो, अगर हो ही जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर हम कर्सिव को इम्प्रूव करेंगे कि अच्छे रीडेबल हो जाए, पहली बात। दूसरा, सारे चैप्टर मैंने जैसे बताया कि आंसर लिखते समय हम ऑथर का नाम याद रखेंगे। तो करना क्या है, तुम्हारी बुक में सारे ऑथर के नाम, चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पेज, ये बुक का और दूसरी बुक का, रोज रात को एक बार सिर्फ देख लो, रोज रात को 10 भी नहीं, 5 दिन भी ये प्रैक्टिस की, सारे नाम याद रह जाएंगे। 5 दिन भी प्रैक्टिस की, सारे नाम याद रह जाएंगे। और तुम पूछ सकते हो तुम्हारे सीनियर्स को, अभी तो नहीं मिलेंगे, अभी रिजल्ट आएगा ना तो सब लोग आएंगे, तो जो 11th में है, जो आ रहे हैं एटलीस्ट, जैसे कि अभी तुम जाओगे तभी 6:30 को वो लोग आएंगे, तो अभी तो 3 ही आ रहे हैं क्योंकि वो 3 ही साइंस लेने वाले हैं, बाकी अलग अलग फील्ड में जाने वाले हैं। बट तुम स्कूल में, ट्यूशन में सीनियर्स को भी पूछ सकते हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, वो तो अभी बताएंगे, अभी उनका तो रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन स्कूल में भी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कब, जब ऑथर का नाम से तुम स्टार्ट करो कि अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. फ्लिंटस एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट, ओके, सिर्फ इतना एक सेंटेंस ऊपर लिख लो तो ऐसा समझो कि तुम आधी जंग जीत गए। वो इवेल्युएटर के माइंड में तुम्हारी इमेज ऐसे अच्छी वाली बन गई, तुम हीरो हीरोइन बन गए, अंडरस्टूड, ओके। तो ये सारे याद रखने हैं, सारे चैप्टर्स के याद रखने हैं, स्कूल में बोले याद रखने को या ना बोले, हमें बोर्ड को माइंड में रखकर चलना है, ओके, तो याद रखने हैं, ओके। सो अ लेटर टू गॉड, G.L. फ्लिंटस हमारे ऑथर है, डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। G.L. फ्लिंटस याद रह गया, ओके, चलो G.L. फ्लिंटस। बिफोर यू रीड पहले देख लेते हैं, ध्येय से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो ध्येय से मतलब, अभी ध्येय मतलब कौन, तो जैसे हम हिंदी गुजराती में बोलते हैं लोग कहते हैं, ओके, तो वो यहाँ नहीं बोल सकते ना कि पीपल आर टेलिंग तो इसीलिए ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। ध्येय से फेथ कैन मूव माउंटेन्स मतलब क्या, कि क्या है ट्रांसलेशन और मीनिंग क्या है इसका, कि विश्वास से हिमालय माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। वैसे हमारा है ना कि बहुत सारी ऐसे फ्रेजेस और पोएम्स हैं कि अगर हमारा विश्वास पक्का हो तो हम हिमालय को भी हिला सकते हैं, मतलब नॉट इन फिजिकल टर्म, ओके, हिमालय को कैसे हिलाओगे, बट जैसे रावण, वो तो फिजिकली हिला दिया था, उठा लिया था रावण ने तो हिमालय को फिजिकली। हमारे लिए तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो रावण की कैटेगरी में भी नहीं है अभी ओके, बट फिजिकली उठा लिया था, सोचो, ओके,
तो वो बात तो बाद की है, लेकिन यहाँ मेंटल बात हो रही है कि धे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर तुम में विश्वास है, ओके, तो विश्वास से तुम कुछ भी कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। लोग ऐसी बात करते हैं कि भाई विश्वास है, वो नहीं, पोएम भी हम पढ़ते हैं ना, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो प्रेयर है, ओके, हम होंगे कामयाब, सुनी होगी ना, वो गाई भी होगी। हाँ, तो फेथ, विश्वास की बात है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन विश्वास रखे कहाँ पर? ओके, विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, उसे माउंटेन्स भी हिला सकते हैं। कहाँ विश्वास रखे? अरे कहाँ रखोगे? जो सबसे सुप्रीम है वही रखोगे ना। ओके, फिर हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी में विश्वास रखे, अरे भाई उससे भी ऊपर तो कोई है। ओके, सो वो तो 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए है, हमें तो अल्टीमेट ही पकड़ना है। अभी अगर किसी की पहचान तुम्हें लगानी हो तो किसकी लगानी होगी? अरे जो जिसके ऊपर कुछ है ही नहीं उसी की पहचान, पहले आदमी को ही पकड़ लो। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डैडी डेलिकेटली पजेसेस, मतलब यही क्वेश्चन का आंसर कि भाई फेथ रखे तो किसमें रखे, इसका आंसर देती है ये स्टोरी डेलिकेटली। ओके, मतलब बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर कि फेथ रखे तो किसमें रखे, उसका आंसर ये स्टोरी देती है। ओके, लेंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined. Okay, तो सबसे पहले हमारे ये स्टोरी, पर्टिकुलर ये स्टोरी का हीरो समझ लो, उसका नाम क्या है? लेंचो। और वो कौन है? फार्मर। वो एक फार्मर है, फार्मिंग करता है। Who writes a letter to, ये जो बोला क्या लेटर टू गॉड, ये किसने किसको लिखा है? गॉड को लिखा है, पता है, लेकिन लेंचो ने गॉड को लिखा है। क्यों लिखा है भाई गॉड को? कि भाई गॉड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। क्यों ऐसे ही लिख दिया? नहीं, कुछ हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? When his crops are ruined, मतलब के ruined का मीनिंग होता है बिगड़ जाना। ओके, मतलब उसके क्रॉप्स क्या हो गए? बिगड़ गए। ओके, ruined क्यों बिगड़ गए वो अभी हम चैप्टर में देखेंगे। सो उसके क्रॉप्स ruined हो गए, बिगड़ गए, नष्ट हो गए। तो अब क्या लेटर लिख के क्या करेंगे? भगवान सब कुछ पहले जैसे क्रॉप्स कर दो, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। तो वो कुछ और मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आस्किंग फॉर 100 पैसोस। पैसोस क्या है? करेंसी है। जैसे हम बोलते हैं रुपये, रुपीज। ओके, तो वैसे ही फॉरेन की करेंसी है पैसोस। ओके, सो पैसोस क्या है? करेंसी है। डन, इधर उधर नहीं जा रहा, ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो क्या है? पैसोस करेंसी है। डन, कितनी करेंसी मांग रहे हैं? 100 पैसोस मांग रहे हैं। डज क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो बिगड़ गया ना, अब बिगड़ गया तो अब नई सीजन में फार्मिंग करेंगे, तो नई सीजन तक खाएंगे क्या? पैसे तो होने चाहिए, तो नई सीजन तक हम सरवाइव कर सके और नई सीजन में हम सीड्स लेंगे और फिर फार्मिंग करेंगे। वो सब एक्टिविटी के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे वो मांग रहे हैं गॉड के पास। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा? जैसे बच्चों वाली स्टोरी है ना कि क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा, देखते हैं अगले एपिसोड में। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उनको पैसे दिए, लेंचो को पैसे दिए, भेजे, सेंड। ओके, थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। हम सबको सोचना हो तो सोच सकते हैं, अरे यार क्या हुआ होगा, लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा। तो हम तो ये सोचेंगे अरे ऐसे थोड़ी लेटर पहुंचता है। तो हम तो सोचेंगे कि नहीं पहुंचा होगा। फिर दूसरे का सपोज डज गॉड, छोटे बच्चे हो तो वो बिलीव कर लेंगे हाँ पहुंचा होगा। नहीं, कार्टून में तो ऐसा सब दिखाते हैं ना कि ऐसे भगवान को, जैसे कि भाई हमारे घर में टेम्पल है, मंदिर है, हमने लेटर लिख दिया और फिर पापा या मम्मी ने लेटर ले लिया और उन्होंने बोल दिया हो भगवान ने तुम्हारा लेटर ले लिया, हाँ तो वो मान ही जाएंगे ना छोटे बच्चे। फिर हम अभी 10th वाले हैं तो हम नहीं मानेंगे। ओके, क्यों? हमारी ये जो इंटेलेक्ट है वो बढ़ने लगी है, लेकिन इंटेलेक्ट बढ़े तो भी हमें डिपेंडेंसी रखनी चाहिए किस पे? गॉड पे। ओके, सो क्या पैसे भेजे वो देखेंगे हम, तो भेजे होंगे या नहीं भेजे होंगे। यार हम सोचेंगे भगवान कैसे पैसे भेजेंगे, हाँ इनडायरेक्टली भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी जो पैसे है वो किसने भेजे? भगवान ने ही भेजे होंगे। कोई भी सेंस में, जैसे कि जॉब मिली तो जॉब मिली, वहां से पैसे आ रहे, तो जॉब क्यों मिली?
जॉब तो मतलब लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, तुम्हें ही क्यों मिली? बोलेंगे एजुकेशन हमारा था। अरे ऐसे तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, तुम्हें ही क्यों चूज किया? ओके, तो मतलब एट द एंड तुम्हारे पास एक क्वेश्चन का आंसर तो होगा ही नहीं, व्हाई यू। ओके, कि तुम्हें ही क्यों चूज किया, लास्ट में उसका आंसर कुछ होगा। अरे उनकी मर्जी भाई, उन्होंने चूज किया, वैसे ऐसे कोई भी आंसर बन जाएगा। सो भेजे होंगे या नहीं, इसका आंसर हम गैस कर सकते हैं। हाउ दिस स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, मतलब हम जब स्टार्ट करें रीड करना उससे पहले हमें गैस करना हो तो हम गैस कर सकते हैं। यही था बिफोर यू रीड पार्ट। हम अब एक्चुअल हमारा जो लेसन है उस पर आगे बढ़ते हैं। डन? ओके, चलो तो सो हमारा जो एक्चुअल लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो भाई घर है, द हाउस। ओके, हाँ, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मतलब एक घर, और सिर्फ पूरी की पूरी वैली में। वैली मतलब जैसे हम बोलते हैं खीण। ओके, मतलब दो पर्वत है, दो माउंटेन है, और उसके बीच में ऐसे, जैसे नहीं बोलते कश्मीर वैली। ओके, पूगा वैली, कश्मीर वैली, मतलब ऐसे पहाड़ है और फिर नीचे खाई, खाई बोलते हैं हिंदी में, खाई। ओके, दैट इज वैली। सो पूरी की पूरी वैली में एक ही घर था। हम माउंटेन रीजन नॉर्थ इंडिया में जाए तो ऐसे बहुत सारे, ये पूरा फार्मिंग है, वहां पे एक छोटा सा हट दिखता है, एक हट वहां दिखता है, वैसा। तो वैसा उसका घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, हिल मतलब माउंटेन और लो हिल मतलब छोटा माउंटेन। तो उसके क्रेस्ट पर, क्रेस्ट मतलब क्या, देखो जब ऐसे हम माउंटेन, ये तो फिजिक्स आ गया, मतलब जब माउंटेन कैसा होता है, माउंटेन ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे 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 ऐसे। ओके, तो ये एक्चुअली वेव का साइन है, वेव का। साइंस में तुम 9th में पढ़े या 10th में पढ़ोगे? 10th में तो नहीं पढ़ोगे, 9th में आया था ना वेव, ये निकल गया। साउंड, यस, साउंड, यस। तो उसमें ये वेव है, तो वेव में जो टॉप पोजीशन होती है ये, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, मतलब यही क्रेस्ट, स्पेलिंग CREST। और जो बॉटम पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ट्रॉप। ओके, तो क्रेस्ट एंड ट्रॉप, ये तो फिजिक्स है, लेकिन वहीं से वर्ड लिया गया है कि क्रेस्ट मतलब ये सपोज माउंटेन है और माउंटेन के टॉप पर एक घर है, वो किसका है? लेंचो का। डन? ओके, चलो, हाँ, सो क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल। ओके, डन। ये सारे ही वर्ड्स तुम्हें, जैसे मैंने बोला ना कि वो ऑथर का नाम याद रखना है, वैसे ही ये ग्लॉसरी भी याद रखनी है। ओके, और ग्लॉसरी याद रख के करनी क्या है? ग्लॉसरी याद रखकर जब भी तुम आंसर लिखो तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि सपोज इसमें ये सारे अप्रोक्सीमेटली सपोज 20 वर्ड्स तुमने लिखे, तो 20 में से जब तुम आंसर लिखो ना तो मिनिमम 10 जैसे तो तुम्हारे आंसर में आ जाने चाहिए, मिनिमम 10 जैसे आंसर में आ जाने चाहिए। और जो बुक में लिखे हैं वही लिखने हैं। जैसे कि तुम्हें तुम्हारे आंसर में टॉप ऑफ अ हिल नहीं लिखना है कि रेंचो का घर टॉप ऑफ अ हिल पे था, नहीं, मीनिंग तो वही होता है, लेकिन तुम्हें लिखना क्या है? क्रेस्ट पे था। तो अगेन जो इमेज वो ऑथर का नाम से बनी ना इवेल्युएटर के माइंड में, वो इमेज और पक्की हो जाएगी। वो भाई इसने तो क्रेस्ट हो, भारे भारे वर्ड्स यूज किए हैं, ऐसा लगेगा उसे, और वो मार्क्स देंगे। ओके, सो वो वर्ड्स हमें जो उसका मीनिंग है वो समझने के लिए है, वो समझ लो तुम। लेकिन वर्ड तुम्हें जो ये जितनी भी ग्लॉसरी हम यूज करेंगे, देखो जो लिखी हुई है वो तो है ही, और जो होनी चाहिए वो एडिशनल मैंने भी लिखी हुई है पेंसिल से। अदरवाइज मैं इसकी PDF ऑनलाइन डाउनलोड कर लेता, लेकिन मैंने अपनी बुक्स के स्कैन क्यों करवाई? क्योंकि तुम लिख सको एडिशनल। जैसे दूसरी बुक है इसमें तो ग्लॉसरी गिवन है, दूसरी बुक में तो ग्लॉसरी ही नहीं है, तो उसमें भी मैंने ग्लॉसरी लिखी हुई है अपनी बुक में, सो दैट वो ग्लॉसरी तो एटलीस्ट तुम्हारे आंसर में होनी ही चाहिए, मतलब वो वर्ड्स तो होने चाहिए। ओके, तभी लगेगा कि, नहीं तो फिर क्या है, सेम स्टोरी है। ओके, सेम क्वेश्चन पूछा, दो स्टूडेंट ने आंसर लिखा,
एक को मिल गए 5 में से 4 मार्क और 3 मार्क, और एक को मिल गए 5 आउट ऑफ 5। भाई दोनों ने सेम जैसा ही लिखा हुआ है, इसको क्यों 3, इसको क्यों 5? दिस इज द डिफरेंस। उसने ऑथर का नाम एक्स्ट्रा याद रखा हुआ था, उसने ग्लॉसरी का यूज किया हुआ था, नहीं तो उसे भी पता है, जिसने नहीं लिखा है उसे भी पता है कि क्रेस्ट का मीनिंग टॉप ऑफ अ हिल होता है। लेकिन उसको हमारा माइंड कैसे काम करता है, जनरली इजी लाओ, मेहनत करने में मानता नहीं है हमारा माइंड। इजी क्या है, कंफर्टेबल सिचुएशंस क्या है वो पकड़ लो। ओके, छोटा क्या है, इजी क्या है, शॉर्टकट क्या है, वैसे ही पकड़ता है। लेकिन सक्सेस मिलती कहां से है, जो कंटिन्यूअस डिसिप्लिन और इजी नहीं, जो सही हो वो करे उसमें। ओके, सो क्रेस्ट वर्ड मतलब ये जितनी भी ग्लॉसरी हम देखेंगे वो सारी याद रखनी है। ओके, और फिर क्वेश्चन आंसर में यूज करनी है। So from this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. मतलब ऐसे टॉप पर है उसका घर कि वहां से वो देख सकता है। क्या देख सकता है कि भाई माउंटेन्स है, रिवर जा रही है, वो रिवर्स भी देख सकता है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, ओके, और कॉर्न मतलब भुट्टा, मक्कई। ओके, सो वो उसका देख सकता है उसकी फील्ड विद द फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब क्या, हार्वेस्ट का टाइम हो गया। फ्लावर आए मतलब क्या, हार्वेस्ट का टाइम हो गया है। मतलब ये भुट्टा है ऐसा समझो, तो भुट्टा आया आया आया, इतना था पहले, इतना था, फिर ऐसे बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया, अब यहाँ पे फ्लावर आ गया। तो पता कैसे चलेगा भाई और बड़ा होगा, तो अब नहीं होगा, फ्लावर आ गया ना, बात खत्म। ओके, तो मतलब अब हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब बस अब कट कर लो और बेच दो और पैसे कमा लो, वो टाइम आ गया है हार्वेस्टिंग का। तो फ्लावर भी आ गए थे, तो क्या ये देख के, ये सीन देख के क्या लग रहा है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब कि जो देख के हमें लगे कि यार इस बार तो हार्वेस्ट अच्छा होने वाला है। ओके, वो सीन वहां से दिख सकता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो सब कुछ बढ़िया था, एकदम चंगा, ऐसे लेंचो देख रहा था कि इस बार तो मजे ही मजे है, मस्त भुट्टे भुट्टे, मेरी फील्ड अच्छी हो गई है। सिर्फ एक ही चीज की कमी है, क्या, एक चीज की क्या कमी है, डाउनपोर। डाउनपोर मतलब पानी की कमी है, बारिश की कमी है। तो बोल रही है कि यहाँ पे कि सब कुछ है, ओके, मतलब राइप कॉर्न अच्छे से आ गया है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है। ओके, इसकी शादी हो रही नहीं हो रही है ऐसा नहीं, क्या नहीं हो रहा है, बारिश की कमी है। ओके, सो डाउनपोर, कि भाई सिर्फ एक डाउनपोर चाहिए, मतलब अच्छी खासी बारिश चाहिए, तो बस काम हो गया। ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो डाउनपोर मतलब क्या, हैवी रेनफॉल। ओके, डाउनपोर मतलब क्या, ये मत लिख देना, ये इसका है। डाउनपोर का मीनिंग होता है हैवी रेनफॉल, बस उतना ही। ओके, ओके, सो डाउनपोर चाहिए मतलब हैवी रेनफॉल चाहिए, और हैवी रेनफॉल नहीं तो एटलीस्ट शावर चाहिए। ओके, जैसे हम शावर लेते हैं, ऐसे शावर में कैसे हम नहाते हैं, तो ऐसे ही एटलीस्ट शावर आ जाए तो भी काम हो जाएगा। ओके, चलो आगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मीनिंग क्या होता है, क्लोजली। ओके, तो ये वर्ड्स यूज, जो ये मीनिंग तुम्हें समझ में आया इसलिए लिखा है, तुम्हें वर्ड यही यूज करना है, क्या, इंटीमेटली। डन। ओके, इंटीमेटली, जैसे नहीं हम यूज करते इंटीमेट। ओके, जैसे मूवी में बोलते हैं भाई दिस इज एडल्ट मूवी, इंटीमेट सीन है, ऐसे मतलब क्लोज सीन, लाइक सपोज हस्बैंड वाइफ वांट, तो वो वर्ड वहां यूज होता है। ये मैं पूरा ही समझा रहा हूं कि मतलब तुम्हें याद रह जाए, नहीं तो जरूरत नहीं है, बट याद रह जाए इसलिए बता रहा हूं। ओके, सो इंटीमेटली हेड मतलब क्या, कि भाई वो सुबह से ऐसे देख रहा है और वो अपनी फील्ड को अच्छे से जानता है। सबको पता होता है ना कि उसकी फील्ड क्या है, कितना पानी मांगती है, कितना फर्टिलाइजर मांगती है, कब हार्वेस्ट करना है, सबको, मतलब सब लोग अपनी फील्ड के तो पक्के ही होते हैं, भाई ये फार्मर है तो पक्की फार्मिंग कर रहा होगा। सो अच्छे से जान रहा है, क्लोजली जान रहा है। had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सुबह से अपनी फील्ड को देख रहा है, जो फील्ड को वो अच्छे से जानता है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में स्काई को देख रहा है। नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या कर रहा है, स्काई को देख रहा है। क्या देख रहा हो भाई, डाउनपोर की जरूरत है ना, तो कब बारिश आएंगे और कब डाउनपोर मतलब रेन हो। डन। ओके, समझ में आया इतना स्टोरी।
चलो आगे क्या, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो बोल रहा है, वुमन मतलब उसकी वाइफ, ओके। तो अब तो हमें पानी मिलने वाला है, ऐसा बोल रहा है उसकी वाइफ को। मतलब वो बाहर बालकनी में खड़े खड़े देख रहा था नॉर्थ ईस्ट में, और अब उसको ऐसा कुछ दिख गया है, अब तो हमें बहुत अच्छा पानी मिलने वाला है। तो क्या दिखा होगा, भालू तो दिखा नहीं होगा, क्लाउड्स दिखे होंगे, यस, ओके। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ओके, क्या, सपर मतलब डिनर, ओके। तो द वुमन हु, कहां गई वुमन, हाँ, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, ऐसे। तो वुमन जो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, मतलब उसकी वाइफ जो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, बोले हाँ भगवान की यही इच्छा है, बढ़िया बढ़िया सब अच्छा है, ऐसे। The older boys were working in the field. Older मतलब बूढ़े नहीं जहां ओल्ड लग जाए मतलब बूढ़े नहीं, older मतलब बड़े, older मतलब बड़े, ओके। वैसे हम elder भी यूज करते हैं, elder and younger। तो elder मतलब बड़े भाई, younger मतलब छोटे भाई, भाई मतलब सिस्टर भी आ गई उसमें, ओके। So the older boys were working in the field, मतलब बड़े बड़े जो थे उनके बेटे, ओके, वो फील्ड में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। मतलब के जो बड़े बच्चे थे उनके, मतलब यहाँ से क्या समझ में आता है, उनके थोड़े बड़े बच्चे भी थे और छोटे बच्चे भी थे। तो जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो ऐसे ही मस्ती, वो तो वही करेंगे ना, और क्या करेंगे। स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर हाउस, खेल रहे थे। कब तक खेलेंगे, जब तक डिनर के लिए ना बुलाया जाए। वैसे ही यहाँ पे तुम लोग खेलते रहते हो ना, वैसे खेलते रहेंगे, ओके। सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, क्या भाई मील के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ, मतलब वो लोग खाना खा रहे थे और फिर क्या हुआ देखो, तो वो लोग खाना खा ही रहे थे। एंड लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, ड्यूरिंग द मील लेंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ओके। तो उसने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट किया मतलब क्या, अनुमान लगाना, पहले से ही अनुमान लगाया था कि अच्छी खासी बारिश होने वाली है। सो जैसे अनुमान लगाया था वैसे ही हुआ। क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे शुरू हो गई, ओके। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बहुत सारे क्लाउड्स नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं, वैसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे क्लाउड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं, वैसा दिखाई दे रहा है। The air was fresh and sweet, तो ऑब्वियसली बारिश हो, बूंदा बूंदी हो तो कितना अच्छा लगता है, ओके। आज सुबह हुई थी, देखा, थोड़ा ही मिनट्स के लिए, ओके। तो मिट्टी की भी स्वीट स्मेल आती है, ओके। स्मेल नहीं बोलेंगे, फ्रेग्रेंस, ओके, क्योंकि स्मेल जो हम बदबू को बोलते हैं जनरली, हम ऐसा इंग्लिश सही से यूज नहीं करते, हम सब जगह स्मेल ही यूज कर देते हैं। बट जो अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, मतलब सुवास जिसे बोलते हैं, ओके। जैसे अगरबत्ती तुमने जलाई, यार क्या स्मेल है, ऐसा नहीं बोलते, क्या फ्रेग्रेंस है ऐसा बोलते हैं, ओके। स्मेल तो बदबू होती है, ये क्या स्मेल आ रही है यार, ऐसे, ओके। तो फ्रेग्रेंस एंड स्मेल, वैसे लोग सब कुछ एक ही जगह, सब जगह स्मेल यूज करते हैं, लेकिन सही सही ऐसे यूज करना चाहिए। किसी ने परफ्यूम डाला हुआ, तुम्हारा परफ्यूम बहुत स्मेल मार रहा है, ऐसा नहीं, तुम्हारा परफ्यूम बहुत, पर तुम्हारे परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बहुत हाई है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। चलो, सो द एयर वाज फ्रेश, यस। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब बाहर चला गया, कौन, मैन मतलब लेंचो। और क्यों गया, कुछ भी नहीं, जस्ट रेन को फील करने के लिए अपनी बॉडी पे। नहीं ऐसे पहले पहले बारिश आए कितनी मजा आती है, तो ऐसे गया कि भाई बॉडी पे फील करेगा, वो जिसका वेट था वो वेट पूरा हो, ऐसे। सो प्लेजर मतलब द जॉय, ओके। प्लेजर मतलब क्या, जॉय। सो प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो आया तो उसने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस ग्रामर में देखेंगे हम, ओके। सो उसने एक्सक्लेम किया, these aren't, are not का शॉर्ट फॉर्म, these are not raindrops falling from the sky। तो बोल रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो ऊपर से गिर रहा है, रेन ड्रॉप्स ही है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में बोल रहे हैं
ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो ऊपर से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए कॉइन्स है। मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, पैसे ही पैसे होंगे ऐसे। ओके, सो बोल रहे हैं कि अभी हम माला माल होने वाले हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, अगेन सेंट मतलब क्या, करेंसी। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ ही है, लिखा है या नहीं लिखा, ये रहा। ओके, सेंट मतलब क्या, करेंसी। पैसोस मतलब भी क्या, करेंसी। अब तुम सोचना मत सर कौन सी करेंसी, अरे जैसे हमारा नहीं होता रुपीज एंड पैसे, तो पैसोस एंड सेंट, सेंट नीचे, ओके, सेंट नीचे और पैसोस ऊपर, जैसे हमारे पैसे नीचे और रुपए ऊपर, ऐसे। ओके, सो सेंट मतलब करेंसी, यस। कहां गए हम, ये रहे। सो दे आर न्यू कॉइन्स, जो बड़े हैं वो 10 सेंट पीसेस है, द लिटिल वंस आर 5, मतलब जो बड़े बड़े ड्रॉप गिर रहे हैं उसको किस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ओके, कंपेयर करके पूछा जाता है कि भाई ऑथर क्या बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, और जो छोटे ड्रॉप्स है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो जो बड़े ड्रॉप्स है उसको 10 सेंट के साथ कंपेयर किया गया है, और जो छोटे ड्रॉप्स है उसको 5 सेंट के साथ कंपेयर किया गया है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, ओके, तो रिगार्डेड मतलब क्या, थैंक यू बोलना। ओके, जैसे कि लेटर है तो तुम लास्ट में लिख देते हो रिगार्ड्स, थैंक यू। ओके, सो विथ अ सेटिस्फाइड मतलब सेटिस्फाई हो गया वो, रिगार्डेड द फिल ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, तो देख रहा है, और ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड का मीनिंग कवर्ड विथ, ओके, तो पूरे का पूरा रेन से कवर हो गया। ओके, बट हम वर्ड कवर हो गया वो तो है, अभी हमें याद है स्टोरी तो हम लिख देंगे कि भाई द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर कवर्ड विद द रेन, नहीं ड्रैप्ड विद द रेन। डन। ओके, तो ड्रैप्ड वर्ड यूज करेंगे, ड्रैप्ड मतलब कवर्ड। ओके, so next, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall, तो लेकिन सब कुछ सही से ही चल रहा था और अचानक से बहुत ही तेज हवा चलने लगी, और तेज हवा चलने लगी और बहुत ही बड़े बड़े वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, मतलब करे बोलते हैं ना, परे करे, बर्फ के करे, मतलब जैसे हम जैसे लगेगा, जैसे हमारा पता है आइस होता है फ्रिज में, सपोज तो निकाल के तुमने किसी पे मार दिया है, ऐसे मस्ती करी। ओके, सो देखा है तुमने कभी हेलस्टोन गिरते हुए, तो ये हेलस्टोन है, मेरे पास वीडियोस भी है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं। ओके, तो भाई पानी तो अच्छा है, हेलस्टोन अच्छे नहीं है, वो तो ठंडे होते हैं, वो बिगाड़ देंगे। ओके, सो हेलस्टोन्स गिरने लगे, हेलस्टोन्स चंक्स ऑफ आइस। ओके, तो क्या है मीनिंग, चंक्स ऑफ आइस मतलब टुकड़े, आइस के भी टुकड़े। ओके, छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे बड़े बड़े टुकड़े नहीं। आइस मतलब हम क्या सोचेंगे सर ऐसे हाथ में आ जाए वैसा आइस, लेकिन वो नहीं, उसके भी टुकड़े। ऐसा समझो एक आइस का क्यूब है जो हम फ्रिज में से निकालते हैं, वो फ्रीजर में जो रखते हैं आइस का क्यूब, उसके तुमने 100 टुकड़े कर दिए, कितने 100, 100, फिर जो बचेगा एक छोटे से पत्थर, एक छोटे से मार्बल जितना, वैसे गिरते रहे, उसे बोलेंगे हेलस्टोन्स। डन। ओके, सो चंक्स ऑफ आइस ये गिरने लगे, तो अब तो भाई थोड़ा सिचुएशंस रॉन्ग हो रहा है। These truly did resemble new silver coins, तो देखो थोड़े बहुत हेलस्टोन्स गिरे तो भी बोल रहा है कि अरे ये तो नए सिल्वर कॉइन्स आए, क्योंकि हेलस्टोन मतलब वो कैसा आइस के है ना। ओके, तो क्या लग रहा है सिल्वर, बोले ये तो मतलब न्यू कॉइन्स तो बोले ही थे, लेकिन न्यू कॉइन्स के साथ साथ अब क्या बोल रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स है ये तो। अभी भी मतलब उसको लग रहा है कि हाँ कोई बात नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। सो अब उसको रिसेंबल कर रहे हैं सिल्वर कॉइन से, किसको, हेलस्टोन्स को। स्टार्टिंग में द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, तो बच्चे लोग दौड़े गए जहां पे बारिश हो रही थी, और फ्रोजन पर्ल्स मतलब कैसे आइस के टुकड़े होते हैं, तो जो फ्रोजन मतलब क्या, जिसको फ्रीज कर दिया गया है, पर्ल मतलब मोती, पर्ल मतलब क्या, ये जो तुमने पहना हुआ है हाथ में, वैसे मोती मतलब जो नेकलेस में हम पहनते हैं ना। ओके, सो पर्ल मतलब मोती, तो मोती जैसा ही लग रहा है, मोती जैसे चमकता है वैसे आइस भी, उसके ऊपर सनलाइट गिरे तो चमकेगा। ओके, सो इसलिए बोल रहे हैं कि ये फ्रोजन पर्ल्स, एक्चुअली फ्रोजन पर्ल्स मतलब क्या, आइस इकट्ठा करने गए, तो भाई आइस गिरा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, मतलब पहले गिरा तो उसको तो किसके साथ कंपेयर किया, सिल्वर कॉइन्स के साथ,
लेकिन अब ज्यादा हो रहा है तो वो बोल रहा है बे यार अब तो ये तो मतलब बैड सिचुएशन होती जा रही है, इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है। ओके, आई होप इट पासिस क्विकली। तो अब क्या बोल रहा है कि यार मैं आशा करता हूं कि ये जो हेलस्टोन आया है वो जल्द से जल्द चला जाए। ओके, अच्छा चलो, सो इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो पास हुआ नहीं, डिड नॉट, पास्ट टेंस। ओके, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। भाई 1 घंटे तक गिरता ही रहा हेल स्टोन्स, 1 घंटे तक। कहाँ कहाँ भाई, उनके घर पर, पूरी वैली में, फील्ड में, सब जगह, गार्डन में, हिल साइड मतलब हिल पर भी गिरा, वैली पर भी गिरा, घर पर भी गिरा, फील्ड में भी गिरा, गार्डन में भी गिरा, सब जगह गिरता ही रहा। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड वाइट हो गई। क्यों वाइट? हेलस्टोन है ना, बर्फ है ना, तो वाइट हो गई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, जैसे कि सॉल्ट से कवर कर दी हो वैसी वाइट वो दिखने लगी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, इतने गिरे, इतने हिलस्टोन गिरे कि भाई एक पत्ता नहीं रहा, एक लीफ भी नहीं रहा ट्री के ऊपर। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गिरेंगे वेट होगा ना उसका, पानी का भी वेट होता है, तो ये तो आइस है तो उसका तो ज्यादा वेट होगा, तो वो पत्ते पत्ते गिर गए, ऐसा समझो। जैसे बहुत तेज हवाएं चलती है तो कैसे कई पेड़ों के जो नर्म, जो बहुत स्ट्रांग ना हो, वो पत्ते सारे झड़ जाते हैं, तो वैसे एक पत्ता नहीं रहा, इतना फास्ट हुआ। The corn was totally destroyed, जो कॉर्न था वो क्या हो गया? टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा का पूरा खत्म। The flowers were gone from the plants, तो फ्लावर्स भी क्या हो गए? चले गए। Lencho's soul was filled with the sadness, obviously कितना जोश में था, खुश था, यार पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे मतलब उसकी इतनी बड़ी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, सो Lencho's soul was filled with the sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, तो जब सब पास हो गया, स्टॉर्म, तूफान चला गया, अब फील्ड के बीच में ऐसे खड़ा होके उसके बच्चों को बोला, क्या? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, आगे पढ़ते हैं लेकिन पहले ये देख लो ग्लॉसरी। लोकस्ट का मीनिंग क्या होता है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, मतलब जो क्रॉप है, जो फील्ड है, उसको नुकसान करने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो एक ग्रुप में ही जाते हैं, और वो ग्रुप में जाते हैं तो क्या करते हैं? खा जाते हैं, बिगाड़ देते हैं। ओके, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत सारा बिगाड़ देते हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा ग्रुप, प्लेग ऑफ लोकस्ट बोला है ना, तो पूरा का पूरा ग्रुप आया होता ना, ओके, ये लोकस्ट का, तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना ये हेलस्टोन्स ने किया है। Have left more than this, मतलब अगर ग्रुप आया हुआ होता पूरा, प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब पूरा का पूरा इंसेक्ट का ग्रुप आया हुआ होता ना, तो भी वो अभी जितना बाकी बचा है ना उससे तो ज्यादा ही छोड़ के जाता। अभी तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। The hail has left nothing, हेल की वजह से कुछ भी रहा नहीं। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न होगा नहीं। ओके, That night was a sorrowful one, वो रात बहुत बहुत दुखदाई थी। ऑब्वियसली, क्योंकि फार्मर है भाई, फार्मर है तो उनकी आमदनी कैसे होगी? फार्मिंग से ही होगी। हमें तो क्या है, हमें तो मस्ती करनी है बस। ये बारिश आ गया, बहुत बारिश आया, अरे फ्लड आ गया नर्मदा में, और हम जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं, अरे इतना पानी भर गया ये वो। तो हमारे पास तो ऐसे क्यूरियोसिटी हो सकती है, लेकिन जिनकी फील्ड में पानी चला जाए, लास्ट ईयर फ्लड आया था नर्मदा, कितना नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा। ओके, तो उनको कैसा फील हो रहा होगा वो तो एक फार्मर ही जान सकता है। ओके, ऐसा समझो कि अर्थक्वेक आया और हमारा घर टूट गया। सोचो 2001 में अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा, गुजरात में,
कच्छ भुज में, बहुत बड़ा, 26 जनवरी को। तो वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि लाखों लोगों के घर टूट गए थे। अब सोचो हमारा घर है जहाँ हम रह रहे हैं और अचानक से वहाँ पे ज़मीन हो जाए, पूरा पूरा घर, एक घर बनाने में कितने लैक्स ऑफ रुपीस चले जाते हैं, तो चला जाए तो कैसा फील होगा। तो उनके लिए यही है भाई घर, ये एक घर ही है, यही आमदनी है। ऐसा समझो हम जॉब कर रहे हैं और हमें जॉब से निकाल दिया, तो कैसा फील होगा। तो लेंचो की बहुत सोरोफुल नाइट थी वो। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो कुछ भी हमने किया सब कुछ पानी में गया। ऑल आवर वर्क, कितनी मेहनत की, मतलब फार्मिंग करना है ऐसा थोड़ी आज डाला और कल हो गया भाई, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। ये प्लांटेशन, अगर सपोज तुम एक प्लांट भी लाओ तो देखना पड़ता है हर 2 दिन, चलो थोड़ा पानी डालो, ओ भाई ये ज़्यादा पानी हो रहा है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अरे इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, सनलाइट दो, थोड़ी विंडो खोलो, अरे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिल रही है, पत्ते जल जा रहे हैं, भाई रहने दो, इतना ज़्यादा भी, कितना केयर करना पड़ता है एक प्लांट के लिए। उनको पूरी फील्ड ध्यान में रखनी है, पूरी फील्ड, ओके। और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में, 1-2 वीक में या 1-2 मंथ में हो जाएगा। 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, इतना टाइम लगता है, इतना पेशेंस होना चाहिए, ओके। तो वो क्या सोच रहे हैं कि जितना भी लास्ट 4, 5, 6 मंथ से हम काम कर रहे थे सारा पानी में चला गया, पानी में चला गया इन द सेंस वेस्ट हो गया, ओके। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है ऐसा जो हमें हेल्प कर सके। We all go hungry this year, मतलब इस साल हम भूख से मर जाएंगे, इनडायरेक्टली बोल रहा है। We all go hungry this year मतलब इस साल हम भूख से मर जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं, ओके। जिसे बोलते हैं दूसरे वर्ड में स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन, SST में और उसमें आएगा हिस्ट्री में, ओके। सो क्या बोल रहे हैं कि इस साल हमें हंग्री ही, मतलब भूखा ही रहना पड़ेगा, ओके। तो भूखा ही रहेंगे तो कब तक भूखा रहेंगे, ओके। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि गए इस साल तो बस खत्म, ओके, लाइक दैट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ओके, चैप्टर का, जिसमें हमें स्टोरी बताई गई क्या कि कहाँ है घर, ओके। तो घर कहाँ है, हाँ क्रेस्ट पे है, और वो सब कुछ बताया गया, वहां से कैसा नज़ारा है वो बताया गया। फिर वो सुबह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था, एंड अचानक से जब माउंटेन्स दिखे, मतलब क्लाउड्स ऑफ माउंटेन्स, ओके, तो वो खुश हो गया, अपनी वाइफ को बोला, फिर वाइफ ने डिनर के लिए बच्चों को बुलाया, बड़े वाले खेल रहे थे, छोटे वाले बड़े वाले काम कर रहे थे, छोटे वाले खेल रहे थे, और फिर बुलाया सपर के लिए, डिनर के लिए। और फिर जब खा रहे थे तो अचानक से बारिश होने लगी और वो बाहर गया फील करने के लिए, फील कर रहा है, खुश है। और फिर थोड़ी देर बाद हेल स्टोन्स भी आने लगे, तो बोल रहे हो ये तो सिल्वर कॉइन्स है, अभी भी खुश है। फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो उसको टेंशन होने लगी कि यार ये अच्छा नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाए तो ठीक है। जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, चलता गया 1 घंटे तक चलता गया, यस। और सब कुछ जैसे कि सॉल्ट से कवर हो जाए वैसे, ओके, कवर्ड, ड्रैप्ड, ओके, वो वर्ड यूज़ करना है, ओके। कवर्ड विद द रेन बोला था ना, ओके। सो वैसे ही पूरा कवर, जैसे सॉल्ट से कवर हो जाए वैसे पूरा कवर हो गया, वाइट वाइट वाइट, एक पत्ता नहीं रहा। वैसे तुम्हें आंसर में लिखना है नो लीफ ऑन अ ट्री, ओके, एक पत्ता नहीं रहा पेड़ों पे, हाँ, यस, ओके। तो वो लिखना है। और फिर ऐसा हुआ कि सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर उन्होंने कंपेयर किया कि इससे अच्छा तो वो जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होता, तो वो इससे ज्यादा नुकसान नहीं करता, इससे कम नुकसान करता, और ज्यादा हमारा थोड़ा बहुत फील्ड बचती। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, और ये बहुत ही दुखदाई नाइट थी, और कोई होप नहीं थी, उनको कोई हेल्प नहीं करने वाला था। और इस साल हम सब हंग्री ही रहेंगे स्टारवेशन से, मतलब हम स्टारवेशन को फेस करने वाले हैं, भूखमरी को। स्टारवेशन मतलब भूखमरी को हम सब फेस करने वाले हैं, क्योंकि हमारी आमदनी यही थी और वो सब खत्म हो गई। डन। तो ये हमारा पार्ट था, ओके। आज हम इतना रखते हैं, कल तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, ओके। सो हम कवर कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, एंड इसमें भी है। अच्छा चलो, वो आगे का जो भी है कल हम चैप्टर कवर करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा कल चैप्टर। उसके बाद इसमें जो 2 पोएम है वो भी हम देखेंगे, ओके। सो यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करना है, ओके। बुक में से ही करना है।
सो चैप्टर सिर्फ रीड करो, याद रखने को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, रीड करो। ओके, और ग्लॉसरी बनाना स्टार्ट करो, ग्लॉसरी बनाना स्टार्ट करो, एटलीस्ट जो बुक में है वो बना लो, और फिर जो मैं एडिशनल लिखवा रहा हूँ वो भी लिख लेना। फिर वो एक पेज बनाओ, जिसमें एक पेज बनाओ या फिर इसकी इंडेक्स, बुक की इंडेक्स ही पढ़ दो। लेटर टू गॉड, जीएल फ्लिंटस, ओके, देन डस्ट ऑफ अ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वैसे ही पूरा 5 दिन 10 दिन भी किया ना तो याद रह जाएगा, लेकिन ये 5 दिन 10 दिन अभी देने हैं। तुम जनवरी में देने गए ना तो नहीं याद रहेगा। क्यों? बहुत सारा है लोड, अरे कैसे याद रहे यार, ये कितना है, ये अभी याद कर लो। ओके, कोई लोड नहीं है, आराम से याद भी रह जाएगा। डन? ओके, और एटलीस्ट जो चैप्टर हो जा रहा है उसका याद रख लो। हमारा अगर ये हो गया लेटर टू गॉड तो जीएल फ्लिंटस। ओके, अब जब भी कभी भी लेटर टू गॉड जीएल फ्लिंटस, लेटर टू गॉड जीएल फ्लिंटस, वैसे दिमाग में आ जाना चाहिए, लेटर टू गॉड जीएल फ्लिंटस, तो वैसे भी याद रह जाएगा। कोई ना कोई बहुत सारी ट्रिक होती है, कोई ना कोई ट्रिक अपनाओ, लेकिन हमारा एम क्या है, याद रखना है। ओके, ठीक है, तो ये स्टार्ट करो। कल तो नहीं, हाँ कल जब भी तुम्हारा लेक्चर होगा उसे आधा घंटा जल्दी आ जाना, आधा घंटा हम थोड़ा पढ़ लेंगे, बाद में तुम्हारा जो भी एसएसटी या जो भी लेक्चर होगा वो कंटिन्यू होगा। ओके।